केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विलियन बोर्ड एग्जाम के अंदर इस चैप्टर के अंदर से 7 से लेकर 8 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वो क्वेश्चन थ्योरी के रूप में हो सकते हैं और न्यूमेरिकल के रूप में भी हो सकते हैं। आज की हम इस क्लास में अपनी में जितना भी चैप्टर नंबर 1 की थ्योरेटिकल पोर्शन है उस सबको कवर करेंगे और आने वाली क्लास में जितने भी चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल है और खासकर वो न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। ये पूरी केमिस्ट्री को क्रैश कोर्स के अंदर सिर्फ 3 क्लासों में खत्म करेंगे और 90% नंबर ला के दिखाएंगे तुम लोगों को। तो चैप्टर का नाम है भाई विलियन। अब विलियन कहते किसे हैं? विलियन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। ऐसे 2 पदार्थ जो आपस में घुले हो और क्या बना ले, वो समांगी मिश्रण बना लेते हो। अब समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? देखो, कोई भी ऐसा पदार्थ जो किसी ऐसे लिक्विड के अंदर घुला हुआ है, जैसे कि हमने लिक्विड के रूप में यहां पर क्या ले लिया भाई, पानी, और पानी में हमने क्या घोल दी भाई, यहां से चीनी घोल दी है। लेकिन चीनी पानी में इस तरह घोली जाए कि चीनी जब पूरी घुल जाए तो पानी में दिखनी बंद हो जाए। तो जब ऐसा विलियन बना, ताकि हम ये पता लगा पाए कि इस विलियन के अंदर कौन कौन से पदार्थ घुले हुए रहते हैं, तो ऐसे विलियन समांगी मिश्रण समांगी विलियन कहलाते हैं। और जब हम ये देखकर बता पाए कि कौन कौन से पदार्थ घुले हुए हैं तो हम उसे विषमांगी विलियन कहलाते हैं या फिर विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि हमने क्या काम किया भाई, एक बीकर और लिया और दूसरे बीकर में हमने क्या काम करा, अब क्या लिक्विड के रूप में, तरल के रूप में फिर पानी लिया। लेकिन अब क्या हमने जो पदार्थ घोला वो चीनी नहीं घोल के हमने उसमें घोल दिया भाई रेत। अब रेत का पता, जब रेत को इसमें घोलेंगे तो रेत साफ साफ दिखाई देगा। तो जब हम ये देखकर बता पाए कि कौन कौन से पदार्थ घुले रहते हैं तो उसको विषमांगी विलियन कहलाते हैं। जैसे कि इसके अंदर रेत घोला गया, रेत साफ दिखाई देगा पानी के अंदर, तो विषमांगी। इसके अंदर चीनी घोली गई, चीनी पूरी तरह से पानी के अंदर घुल जाएगी, हम देख के नहीं बता पाएंगे। चीनी के बाद अगर हम नमक भी घोल दें या कोई और पदार्थ ऐसा घुल दें जो हमें बता नहीं पाए कि इसके अंदर क्या क्या घुला हुआ है, वो समांगी विलियन या समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब समांगी विलियन के लिए तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है, जिसमें समांगी पदार्थ के 2 या 2 से अधिक पदार्थ घुले रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देंगे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, चीनी के पानी का विलियन, चीनी के पानी का विलियन एक उदाहरण ये हो जाएगा भाई। और दूसरा उदाहरण क्या लिख सकते हैं, नमक के पानी का विलियन, नमक के पानी का विलियन। अब हम इन दोनों में समांगी मिश्रण क्यों है, क्योंकि हम नहीं बता पाएंगे कौन कौन से पदार्थ इनके अंदर घुले रहते हैं। नमक के पानी का विलियन। अब उसके बाद हर साल इस चैप्टर से भाई एक एमसीक्यू पूछा जाता है। अब वो एमसीक्यू किसी का मात्रक पूछ सकता है, मोलरता पूछ सकता है, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस टेबल को तैयार कर लियो, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ऊपर लिख के देगा कि निम्नलिखित में गैसीय विलियन है या निम्नलिखित में तरलीय विलियन है। तो उसके लिए कुछ विलियन के प्रकार होते हैं कि उनके अंदर विलय कौन है और विलायक कौन है। विलय क्या होता है, वह घटक जो विलियन के अंदर कम मात्रा में उपस्थित है विलय कहलाता, और वह घटक जो विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो विलियन के कितने भाग होते हैं? विलियन के भाग रहते हैं भाई 2, और 2 भाग कौन कौन से मिलकर विलियन बनता है भाई। अगर हम बात करें तो एक भाग विलियन के अंदर होगा भाई विलय का, जिसकी मात्रा कम होगी विलियन के अंदर, और दूसरा भाग होगा विलायक का, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी विलियन के अंदर। तो ऐसा कोई भी घटक जिसकी मात्रा कम है वो विलय है, ऐसा कोई भी घटक जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है। इस टेबल के आधार पर हर साल एक एमसीक्यू पूछा जाता, जैसे कि विलय और विलायक। और विलियन का उदाहरण क्या बनेगा, जब हम गैस को गैस में घोलेंगे तो 2 गैसों का मिश्रण बनेगा, जैसे कि वायु, बहुत सारी गैसें घुली रहती हैं। अब गैस को जब द्रव में घोलेंगे तो सोडा वाटर यानी सोडियम काय में घोल दिया हमने भी पानी के अंदर, तो क्या बन जाता है, सोडा वाटर। और जब गैस को हमने ठोस में घोल दिया, कोई हमने गैस ली, जैसे गैस हमने क्या ले ली भाई, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ठोस पदार्थ के ले लिया हमने पैलेडियम, तो ये क्या हो जाएगा,
ठोस में गैस का विलयन। और पहला क्या था भाई, गैस में गैस का विलयन, दूसरा क्या, द्रव में गैस का विलयन। इस तरह से विकल्प पूछे जाते। अगला क्या, द्रव में द्रव का विलयन। जैसे जल को हमने काय में घोल दिया, एल्कोहल, जल भी द्रव है और एल्कोहल भी द्रव है। ऊपर विकल्प लिख देगा कि द्रव में द्रव का विलयन का प्रकार है, तो क्या करेंगे, जल में एल्कोहल का विलयन। अगला द्रव गैस में विलयन है, जिसके ऐसा कोई भी द्रव जो गैस के अंदर घोला जाए, जैसे कि वायु को घोल देंगे भी जल वाष्प में। अगला ऐसा कोई भी द्रव जो ठोस में घोला जाए। अब क्या हो दे लिया हमने, द्रव के रूप में क्या ले लेंगे हम, सोडियम के साथ पारे का अमलगम। पारा क्या हो जाएगा भाई, द्रव की फॉर्म में, और सोडियम क्या हो जाएगा, ठोस की फॉर्म में। अगला क्या भाई, ठोस में ठोस का विलयन, या सोने में क्या घोल दिया हमने, तांबा या कोई अन्य मिश्र धातु। अगला ठोस को काय में घोल दे भाई, गैस को गैस में घोल दे, जैसे कपूर को हमने काय में घोल दिया, गैस के विलयन में, किसी भी गैस के विलयन में। ठोस में द्रव का विलयन, जैसे चीनी का जल में विलयन, यानी चीनी काय में घोल दी, चीनी ठोस है, काय में घोल दी हमने, द्रव में। तो इन सब से एक एमसीक्यू पूछा जाता। अगर इन सब से तैयार नहीं कर सकते तो पहला, दूसरा, तीसरा और सिर्फ ये चौथा तैयार कर लियो, इन्हीं से एक नंबर पक्का हो जाएगा। पहला विकल्प आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर, 6 विकल्प आते हैं केमिस्ट्री, और पहला विकल्प इसी टॉपिक से आ जाएगा भाई। अब अगला क्या है भाई, विलेयता किसे कहते हैं। विलेयता का मतलब क्या होता है, आमतौर पर घुलना। आज हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, जितना भी चैप्टर फर्स्ट है उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उन सबको हम डीपली पढ़ेंगे, और यहीं से अपने 5 से लेके 6 नंबर तक पक्के करके जाएंगे। 2 इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे जो आने वाली क्लास में हम कवर करेंगे। कौन कौन से न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं उनको भी सोल्व करेंगे भाई। तो विलेयता किसे कहते हैं, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, यानी ज्यादा से ज्यादा वह मात्रा जो किसी 100 ग्राम विलायक में घुल जाती हो। तो कौन घुलता है भाई 100 ग्राम विलायक में, कोई भी विलय घुलेगा, और विलय हमेशा विलायक में घुले। कितने ग्राम विलायक में माना गया, विलेयता किसे कह रहे हैं, ऐसा कोई भी पदार्थ जो कम से कम 100 ग्राम विलायक में घुल जाता है, विलेयता कहलाती है। अब विलेयता के बाद कुछ विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां भी बहुत सारी हैं। उनमें से जो इंपॉर्टेंट विधियां हैं जो हर साल यूपी बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स के रूप में पूछी जाती या फिर थ्योरेटिकल रूप में पूछी जाती, मोलरता की परिभाषा पूछी जाती, ये नहीं पूछा जाता तो इनका कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता। विधियां सांद्रता की बहुत सारी, लेकिन हम सारी विधियां नहीं लेकर आए जिनसे हर साल बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। सिर्फ हम उन्हीं विधियों को पढ़ेंगे, बाकी हम नहीं पढ़ ले। पहली विधि क्या है, मोलरता के पदों में। अब मोलरता कहते किसे हैं और इसका न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है, उसका फॉर्मूला क्या, उन सबको पढ़ेंगे भाई। तो किसी विलयन के 1 लीटर घुले, किसी विलयन के 1 लीटर विलय में विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहलाती है। अगर इतना भी याद नहीं रह सकते तो सिर्फ ये 2 लाइनें याद कर लियो, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। और इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या रहता है, मोल प्रति लीटर। मात्रक मोल, क्योंकि विलय के मोलों की संख्या होती है और आयतन इसमें लीटर में दिया जाता, तो मात्रक होता है इसका मोल प्रति लीटर। अगर इतनी भी बात याद नहीं रहे तो मात्रक के लिए सिर्फ क्या लिखियो, कैपिटल एम बनाइयो लास्ट में आंसर के, क्योंकि मात्रक के बिना नंबर कट जाते हैं भाई। अब फॉर्मूला क्या बनकर आ गया मोलरता का, कि मोलरता कैसे शो करते हैं, कैपिटल एम से। तो मोलरता बराबर विलय के मोल। अब ये मोल बराबर होता भार बटे अणुभार, विलय के मोल अपॉन आयतन लीटर में। आयतन काय में ले जाता, मोलरता के अंदर लीटर में। उस लीटर को हम चेंज करते हैं एमएल में। एमएल में चेंज करने के लिए 1000 डिवाइड देंगे, 1000 ऊपर चला जाता, काय में भी आयतन एमएल में। और मोल बराबर याद रखेंगे, मोल बराबर होता है भाई भार बटे अणुभार। मोल बराबर भार बटे अणुभार, और भार को प्रदर्शित किया जाता है W से, और अणुभार को प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल m से। तो हम इस फॉर्मूले को अगर शॉर्ट टर्म में याद रखोगे, जिससे तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने सिर्फ ये एक लाइन लिखे हो और एक फॉर्मूला लिखे हो, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो मोलरता को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल M से, और
मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार होता है W, अणुभार होता है M, और आयतन होता है इसमें ml में। हम उसे कन्वर्ट कर, जितने भी हमें न्यूमेरिकल दिए हैं वो सब दिए हमें आयतन के अंदर ml में, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर आयतन ml में। जब हमने आयतन ml में लिया 1000 से डिवाइड देंगे, 1000 वो ऊपर चला जाता। सिर्फ इतना काम करिए, ये एक लाइन लिख के ये फॉर्मूला या दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लिखे, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और परिभाषा कितनी सिंपल कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसी की छोटी बहन मान लो मोललता, और मोललता में क्या लिया जाता, वहां पर विलयन आयतन लीटर में था, यहां विलायक का भार होता है भाई किलोग्राम में। उसी की टर्म्स में पढ़ेंगे, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, वहां क्या था 1 लीटर में, 1 किलोग्राम की जगह क्या हुआ सिर्फ 1 लीटर। 1 किलोग्राम में घुले विलय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। अब उसको शो करते थे कैपिटल M से, इसको शो करते हैं स्मॉल m से। उसका मात्रक था भाई मोल प्रति लीटर, इसका मात्रक होगा मोल प्रति किलोग्राम, या फिर इतना भी इसमें भी नहीं कर सकते तो उसी के जैसा सिर्फ क्या बनाइए यो स्मॉल m, मात्रक पूरा हो जाएगा। फॉर्मूला क्या आएगा मोलरता का, फॉर्मूला उसी की टर्म्स में भाई जो मोलरता है उसी की छोटी बहन मोलरता है कि मोलरता बराबर विलय के मोल। अब वहां पे आयतन था तो लीटर में लिख दिया विलय के मोल, और मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। विलय के मोल अपॉन विलायक, इसमें क्या लिखेंगे भाई विलायक किलोग्राम में। अब किलोग्राम का क्या बनाएंगे भाई ग्राम, तो वही डिवाइड 1000 से ऊपर पहुंचेगा। और मोललता को शो करते हैं भाई स्मॉल m से। फॉर्मूला क्या होगा, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार है W, अणुभार होता है M, और किलोग्राम को ग्राम बनाया तो 1000 आ जाता, और यहां पर आएगा भी विलायक ग्राम में। अब यहां भी स्मॉल m और यहां भी स्मॉल m, तो हम इसमें अणुभार को अलग करने के लिए m डैश लगा देते हैं। सिर्फ इतना लिखे ही हो। पहली परिभाषा में क्या था, मोलरता के अंदर किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और इसके अंदर किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसके बाद नॉर्मलता भी आती है, लेकिन उन टॉपिक को नहीं लेकर आए हैं जो कई साल से बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाते और ना ही इतने इंपॉर्टेंट है भाई। अगला टॉपिक है हमारा भाई मोल प्रभाज। हर साल मोल प्रभाज से न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाता, या फिर मोल प्रभाज की परिभाषा पूछ ली जाती। परिभाषा इतनी आसान कि एक बार याद कर ली पूरी जिंदगी नहीं भूल लेगा। परिभाषा में क्या लिखेंगे, किसी विलयन में उपस्थित 1 घटक के मोल 2 घटक विलयन के अंदर होते हैं, ये बात याद रखेंगे। वो 2 घटक क्या है, एक घटक उनमें से है भाई विलय, और दूसरा घटक है भाई उनमें से विलायक। तो किसी विलयन में उपस्थित 1 घटक के मोल यानी कि विलय के मोल, और उसी विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मोल यानी कि विलय के मोल भी और विलायक के मोल भी, दोनों के घटकों के मोल के योग के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो मोल प्रभाज हमेशा विलय और विलायक का अलग अलग निकालने के लिए आता। अगर बात करें हम विलय के लिए, तो विलय के मोल प्रभाज के लिए फॉर्मूला बनाएंगे भाई विलय के या विलय का मोल प्रभाज, और मोल बराबर याद होगा भार बटे अणुभार। और विलय का मोल प्रभाज है तो हम प्रदर्शित कर देते हैं x1 से। फॉर्मूला क्या बनकर आएगा मोल प्रभाज का भाई, यानी x1 बराबर विलय के मोल यानी कि स्मॉल m, मोल को शो करते हैं m से, अगर विलय है तो स्मॉल n से, और फिर विलय के मोल, और फिर भाई विलायक के मोल के योग को अनुपात को मोल प्रभाज। देखो परिभाषा से फॉर्मूला बना है, किसी विलयन में उपस्थित कोई पूरा विलयन है उसमें उपस्थित 1 घटक के मोल, 1 घटक के मोल यानी कि विलय के मोल, तथा उसी विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मोल, विलय के मोल भी और विलायक के मोल भी, के योग को, योग क्या कर दिया हमने जोड़ दिया, के अनुपात को, बटे की लाइन किस रखी, अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। और n बराबर, अगर कैपिटल स्मॉल n आया है तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m,
विलय का भार और विलय का अणु भार। अगर कैपिटल एन है तो कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, यानी कि विलायक का भार अपॉन विलायक का अणु भार। तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं भाई, x1, x काय को शो करता, मोल परिभाज को, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, फिर बटे की लाइन, फिर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और फिर कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, क्योंकि मोल किसके थे, वो विलायक के मोल। तो इस तरह से अगर यही होता भाई विलायक का मोल परिभाज कितना करते, विलायक के मोल परिभाज के लिए कैपिटल N और स्मॉल n। तो मोल परिभाज सांद्रता ज्ञात करने की एक विधि है। उसके बाद 3 विधियां हैं, विधियां बहुत सारी लेकिन इंपोर्टेंट जो हर साल चाहे थ्योरी के रूप में पूछी जाए चाहे न्यूमेरिकल पूछा जाए, वो मोलरता, मोललता और सिर्फ मोल परिभाज है। उसके बाद आता है भाई विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म। तो सिर्फ कितना याद रखेंगे, अगर इन सबको भी याद नहीं रख सकते तो सिर्फ एक लाइन याद रखियो कि विलयन के अंदर विलय के ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। इतना याद रख लियो बस। अगर इस सबको याद नहीं रख सकते कि ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। किस पर निर्भर कर रहे हैं, विलय पर। अब पढ़ लेते कि परिभाषा में क्या लिखा हुआ है इसकी, कि किसी अवाष्पशील विलय के विलयन के वे भौतिक गुण जो उस विलयन में उपस्थित, देखो बात क्या आ रही, वही बात है, विलय के कणों की संख्या पर विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें क्या क्या पढ़ना, परासरण दाब बताएंगे भाई अभी, आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन। उसके बाद परासरण विसरण क्या होता, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। देखो परासरण और विसरण की, एक हमने बी कर लिया और बीकर के अंदर हमने क्या घोल, पानी लिया, और पानी के अंदर हमने क्या घोल दिया भाई, हमने घोल दिया यहां से कोई भी ऐसा लिक्विड, या कह सकते हैं क्या, कपड़े धोने के लिए क्या घोल देते हैं, रंग का एक टुकड़ा डाल दिया, यानी हमने क्या डाल दिया, कपड़े धोने के लिए क्या डाला, नीला करने के लिए उसके अंदर नील, और यहां पर हमने क्या ले रखा अभी, पानी। अगर हम विसरण क्रिया को प्रदर्शित करेंगे तो हम इस तरह से लिख देंगे, इन्हें बाद में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ, पहले समझते विसरण परासरण किस तरह से वर्क करते हैं। अब के फिर एक बीकर लिया और बीकर में अब के फिर भी क्या ले लिया भाई, फिर पानी लिया, और पानी के अंदर फिर हमने क्या डाल दिया भाई, फिर हमने नील डाला, लेकिन अब क्या हमने कंडीशन चेंज कर दी, अब क्या हमने बीच में लगा दी भाई एक झिल्ली या फिर एक परत लगा दी, और पानी अब के भी है, पानी अब के भी है। तो भाई विसरण के अंदर झिल्ली नहीं लगी हुई है, विलय के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर या फिर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अपने आप गति कर जाना विसरण कहलाता है। अगर परासरण के बारे में बताओगे तो परासरण में लिखोगे विलय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर या कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, किसको पार करके, अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके। कौन सी झिल्ली को पार करके भाई, अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके जाना। बस इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज लगी हुई है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है कि ऐसी झिल्लियां जो विलय के अणुओं को आर पार नहीं करे लेकिन विलायक के अणुओं को आर पार कर देती हैं। अगर एग्जाम्पल देखना तो सभी के घर में आटा छनता, चाय छनती, आटा छन्नी के अंदर आटा लेते, नीचे के गिर जाता जितना भी आटा, और छन्नी के ऊपर क्या रह जाता, छानस। जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय है, मात्रा कम किसकी है, छानस की। जो छन्नी के ऊपर रह गया तो वो विलय कहलाएगा। नीचे क्या गिर जाता, आटा, वो क्या रह जाएगा भाई हमारा विलायक। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर या कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति कर जाना परासरण कहलाता है। और विसरण के अंदर कम या अधिक किधर भी साइड जा सकता, लेकिन कंडीशन नहीं है अर्ध पारगम्य झिल्ली की। अब पढ़ लेते परिभाषा क्या, किसी विलय को विलायक में घोलने पर। कोई विलय घोला है, क्या घोल दिया हमने, नील घोल दिया। विलायक क्या था हमारा, पानी के अंदर घोल दिया। विलय के कणों का, विलय कण क्या होंगे भाई, जो भी इसमें से कण निकल रहे होंगे नील के अंदर से, विलय के कणों का अधिक सांद्रता से कहां जाते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर।
स्वतः यानी अपने आप गति कर लेना और समांगी विलयन बना लेना विसरण कहलाता है। और इसी प्रकार हम पढ़ेंगे परासरण को। बस परासरण में क्या वर्ड फालतू लगा हुआ है भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या फिर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह यानी कि अपने आप गति कर जाना परासरण कहलाता है। अब इसके बाद दोनों को मिलाकर बनाया जाता है परासरण दाब। परासरण दाब की बहुत सारी परिभाषाएं क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और किताबों में दी गई, उन सबको मिलाकर छांटकर एक बड़ी सिंपल सी परिभाषा बनाई गई है परासरण दाब की। देखो कई कई लाइन 7 8 10 10 लाइन भरी हुई है, सिर्फ 2 लाइन में याद कर लोगे परासरण दाब किसे कहते हैं। तो कैसे कहते हैं, ऐसी, उससे पहले अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़ेंगे, परासरण दाब बाद में पढ़ते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली बताई थी, किन्हें कहेंगे, ऐसी झिल्लियां जो विलायक के अणुओं को आर पार कर देती हैं परंतु विलय के अणुओं को आर पार नहीं कर पाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती हैं। और ये 2 प्रकार की होती हैं, एक मानव निर्मित जिसे कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं और दूसरी झिल्ली क्या, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती हैं। उसके बाद वही भाई परासरण दाब जिसके बारे में बता रहे थे कि 8 8 10 10 लाइनें भरी हुई हैं किताबों में, क्वेश्चन बैंकों में, सिर्फ 1 लाइन की परिभाषा है। परिभाषा क्या है भाई, परासरण क्रिया को रोकने के लिए, परासरण क्रिया चल रही है उसको रोकने के लिए जितना भी बाह्य दाब लगाया जाता है वह परासरण दाब कहलाता है। देखो किस तरह से, परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब, बाहर की तरफ से दाब परासरण दाब कहलाता है। अब परासरण दाब याद करने के 2 नियम है भाई, एक बायल ने नियम अपना दिया था और एक चार्ल्स ने दिया था। बायल ने क्या बोला था कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, जहां पर तापमान चेंज नहीं हो, विलयन का परासरण दाब पी से शो करते हैं, पाई से भी दिया गया, विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, या फिर कह सकते हैं पी समानुपाती किसके भाई, सी के। सांद्रता क्या होती है सी, परासरण दाब क्या होता है पी। तो स्थिर ताप पर, तापमान चेंज नहीं हो, विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। और चार्ल्स ने, इन्होंने एक बात और बताई थी कि किसी विलयन का परासरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन को शो करते हैं V से, किसी विलयन का परासरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, 1 के बटे में लिखा हुआ तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। और वैसे ही चार्ल्स का नियम है भाई, इस नियम के अनुसार अब क्या सांद्रता स्थिर कर ली या फिर आयतन स्थिर कर लिया, किसी विलयन का परासरण दाब विलयन के परम ताप के, परम ताप क्या होता है T, तो परासरण दाब समानुपाती है भाई T के। अब उसके बाद दोनों नियमों को मिलाकर एक समीकरण बनाई गई है, इसे कहते हैं भी वान हाफ समीकरण। और ऐसी समीकरण जो बायल वान हाफ नियम और चार्ल्स वान हाफ नियम का पालन करती है वान हाफ समीकरण कहलाती है। किस तरह से पालन करती है भी, बायल नियम से, बायल ने जो बात बताई थी बायल नियम से, और बायल की बात क्या थी कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती या फिर उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों में से कोई एक बात लिख दो, मानो हमने यही लिख दी कि P व्युत्क्रमानुपाती 1/V बायल नियम से। दूसरी बात बताई भी चार्ल्स ने, और चार्ल्स ने क्या बोला, चार्ल्स नियम ने क्या बोला कि किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, या फिर कह सकते हैं P समानुपाती T के। इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। अब फिर क्या लिख देते हैं भाई कि समीकरण दोनों ही P के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है भाई, P व्युत्क्रमानुपाती 1/V यानी कि T अपोन क्या लिख सकते हैं भाई V, दोनों को मिला गए। अब इस एक को लिखो या मत लिखो, और जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता तो कोई ना कोई नियतांक आता, और यहां पर लिख सकते हैं इसको P V समानुपाती किसके भाई T के, या फिर कह सकते हैं कि PV बराबर ST। क्या लिख देंगे, जहां S क्या भाई विलयन स्थिरांक, जहां S बराबर विलयन स्थिरांक जिसकी एक डेफिनिट वैल्यू भी रहती है, जिसका यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। वैल्यू क्या होती है इसकी 0.0821, बस ये वैल्यू याद रख लियो S की।
और फिर क्या लिख सकते हैं, यदि मोलों की संख्या कितनी हो भाई, मोल को शो करते हैं n से, मोलों की संख्या n हो तो फॉर्मूला बनकर आता है PV बराबर NST, और यही होती है भाई वांट हाफ समीकरण या फिर आदर्श गैस समीकरण। और n बराबर होता है भार बटे अणु भार, तो n के स्थान पर चलेगा W/m, या फिर समीकरण बनकर आ जाती है PVm बराबर WST। तो ये थी वांट हाफ समीकरण जो बनाई गई है बायल नियम और चार्ल्स नियम को मिलाकर। उसके बाद राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम बहुत सारी किताबों बहुत थ्योरी भरी पड़ी है। राउल्ट का नियम कहते हैं किसे और कैसे अप्लाई होता और किस किस के लिए नियम दिया गया। तो सिर्फ एक लाइन याद रख लियो और सिर्फ फॉर्मूला लिखे लियो, 2 या 3 नंबर का आता राउल्ट का नियम, पक्के बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं कटने के। और फिर सिर्फ एक लाइन क्या याद रखनी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और आपेक्षिक अवनमन को शो करते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0। यह होता है अभी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। P0 क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब, PS क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब, और किसके बराबर है, विलय के मोल प्रभाज के। विलय का मोल प्रभाज क्या होता है अभी कि स्मॉल n फिर स्मॉल n और फिर कैपिटल N, और n बराबर भार बटे अणु भार, या फिर कह सकते हैं फॉर्मूला क्या आएगा कि P0 माइनस PS अपॉन P0, W स्मॉल और MB स्मॉल, फिर W स्मॉल MB स्मॉल, फिर विलायक के मोल है तो कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। सिर्फ एक लाइन ये लिख के 2 फॉर्मूले याद कर लियो, लिखे लियो जो इस लाइन ने बताए, 1 नंबर नहीं कटने का, 3 में से 3 पूरे नंबर पक्के हैं। क्या कहता है राउल्ट का नियम कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये हो गया, किसके बराबर होता, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता। अगर इतना भी याद नहीं रख सकते तो इसका एक फॉर्मूला और लिख लो जिससे हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने के P0 माइनस PS, और नीचे अभी फॉर्मूले में आगा भी PS, जिसके हमें न्यूमेरिकल दिए गए। दोनों फॉर्मूले को तैयार किया गया शॉर्ट रूप में कि स्मॉल w इंटू कैपिटल M और कैपिटल W इंटू स्मॉल n, जिससे न्यूमेरिकल सोल्व करने। सभी इस चैप्टर जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए ना वो इस फॉर्मूले से नहीं इससे, सिर्फ इससे फॉर्मूले को अप्लाई करियो और सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। ये कहलाता है राउल्ट का नियम। उसके बाद है भाई क्वथनांक उन्नयन। अब क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं, क्वथनांक की बात आती है, क्वथनांक किसे कहते हैं, तो जिस भी तापमान पर वस्तु की वाष्प बननी शुरू हो जाती है क्वथनांक कहलाता है। और उन्नयन बढ़ना, यानी जितना तापमान बढ़ाओगे उतना क्वथनांक जल्दी रहता। जैसे पानी का क्वथनांक कितना रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्वथनांक उन्नयन कहते हैं किसे, विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर, विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर। विलयन का क्वथनांक क्या हो गया TB विलयन, और T किस लिए लिया गया, टेम्परेचर के लिए। B क्यों लगाया गया, क्वथनांक इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, उसे शो कर दिया B से, के बराबर होता है। या फिर कह सकते हैं इसको अगर हम कि डेल्टा TB बराबर TB विलयन, 2 क्वथनांक उन्नयन लिखे हुए होंगे, हमें चाहिए होगा डेल्टा TB, तो हम विलयन में से विलायक का क्वथनांक उन्नयन को माइनस कर लेंगे और हमें मिल जाएगा क्वथनांक उन्नयन। उसके बाद एक संबंध हर साल पूछा जाता कि विलय के अणुभार और क्वथनांक उन्नयन में संबंध क्या होता। तो विलय के अणुभार और क्वथनांक उन्नयन संबंध M बराबर 1000 इंटू KB। KB होता है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और यहाँ स्मॉल w, नीचे डेल्टा TB लिख लिया क्वथनांक उन्नयन, और यहाँ पर कैपिटल W यानी विलय का भार। कौन किसका मान है यही लिख देते हैं। M याद रखोगे कि विलय का अणु भार होगा, हमें इस फॉर्मूले से लगभग हर साल न्यूमेरिकल पूछा गया। विलय का अणु भार याद रखोगे, और 1000 फॉर्मूले में क्यों, क्योंकि मोलरता के पदों में तो हमें किलोग्राम का ग्राम करना होता। KB क्या रहेगा, KB याद रखेंगे एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। और बाकी तो वैल्यू पता ही, स्मॉल w विलय का भार, स्मॉल w विलय का भार होगा,
जिसकी मात्रा कम हो वो विलय होता और जिसकी मात्रा ज्यादा हो वो विलायक होता। तो कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा भाई, विलायक का भार। और डेल्टा टी बी क्या होगा, डेल्टा टी बी होगा क्वथनांक उन्नयन। बस ये फॉर्मूला याद रख लियो और 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्या फॉर्मूला है कि विलय के अणुभार और क्वथनांक में संबंध, अणुभार m होता और क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है के बी, दोनों का संबंध। इससे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अगला इसी के जैसा क्वथनांक का बस हिमांक कर दो। क्वथनांक जिस भी तापमान वस्तु वाष्प बननी शुरू हो जाए क्वथनांक कहलाता, और जिस भी तापमान पर वस्तु फ्रीज होना यानी जमनी शुरू हो जाए हिमांक कहलाता। तो वही परिभाषा विलयन और विलायक के हिमांकों का अंतर क्या कहलाता है, हिमांक अवनमन कहलाता। अगर हम शॉर्ट में लिखें तो डेल्टा टी एफ क्यों लगाएगा, क्योंकि क्वथनांक अवनमन है, यहाँ पे हिमांक अवनमन, और हिमांक को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीज का ऐसे स्टार्ट हो रहा एफ से, और टी किस लिए, तापमान के लिए। अगर हमें दोनों का अंतर फाइंड करना होगा, हमें पता होना चाहिए कि विलयन का हिमांक कितना है भाई, और उसके बाद विलायक का हिमांक कितना है। विलायक का हिमांक के लिए क्या बना लेंगे यहाँ पर, एफ विलायक का हिमांक, और दोनों का अंतर हमें प्रदर्शित कर देगा हिमांक अवनमन। वही परिभाषा विलय के अणुभार और हिमांक अवनमन में। तो m बराबर 1000, सिर्फ b के स्थान पर f लगा दियो, हिमांक अवनमन निकल के आ जाएगा। b के स्थान पर f, kb था kf हो गया, डेल्टा tb था डेल्टा tf हो गया, और कैपिटल W बाकी सब वही है। दोनों के ही न्यूमेरिकल, और हर साल बोर्ड एग्जाम के अंदर दोनों में से एक का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या फिर दोनों के अंदर संबंध पूछा जाएगा। लास्ट है वांट हाफ फैक्टर, और वांट हाफ फैक्टर को शो करते हुए आई से चाहे तो मोलरता के पदों में ले लो या फिर वांट हाफ समीकरण के पदों में ले लो। वांट हाफ फैक्टर को वांट हाफ गुणांक किसी के पदों में ले लो। वांट हाफ समीकरण के पदों में लोगे तो समीकरण होती है पीवी बराबर NST। वांट हाफ के लिए सिर्फ कितना जोड़ दो, वांट हाफ गुणांक के लिए पीवी बराबर INST। बस इतना सा चेंज कर लो। ये था भाई चैप्टर फर्स्ट का जितना भी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सब कवर कर लिया। ऐसे ही एक क्लास के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के आए हुए हो, किसी कंपटीशन एग्जाम में बेस हो, फिर सबको सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर सारे न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर खत्म करेंगे। ऐसे ही 10 चैप्टर केमिस्ट्री में है, एक चैप्टर को सिर्फ 2 या 3 क्लास में क्रैश कोर्स है, जो अब से तैयारी कर लेगा इस बात की गारंटी देते हैं कि 90% अपने मार्क्स या अंक प्राप्त कर सकता है, सिर्फ एक चैप्टर की 2 क्लासों को ही लेकर। टोटल चैप्टर कितने, 10, तो एक चैप्टर की 2 क्लास, कुछ चैप्टर थोड़े बड़े हैं तो उनकी 3 क्लास। ऐसा सिर्फ इतना मान के चलो कि पूरी केमिस्ट्री को क्रैश कोर्स के अंदर सिर्फ 3 क्लासों में खत्म करेंगे और 90% नंबर ला के दिखाएंगे तुम लोगों के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।